हेलो। 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 एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बताएं सर, ये सर। बोल रहे थे सुबह का मॉर्निंग वाला लिंक सर, अटेंडेंस। अटेंडेंस आपका यही हो रहा है, ये अटेंडेंस ही चल रहा है। आप जैसे ऑनलाइन हो गए, आपका समझिए अटेंडेंस ही है। जी हमारे जी यहाँ सॉफ्टवेयर से टोटल चीजें हैं, अटेंडेंस की आवश्यकता नहीं है। जो आप ऑनलाइन है, ये अटेंडेंस ही है आपका। जी सर, थैंक यू थैंक और बंदिता गोगोई मैम सुन पा रही हैं हमको आप? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। सबके सवाल खत्म हो गए तो हम शुरू करते हैं। जी। सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच कपिल जी, नीरज जी, IIHER को भी बहुत बहुत thank you so much for giving me this platform to present something and share a bit about the field we have been working for such a long time. And don't worry about anything. मैंने कुछ comments देखे हैं. It is unfair that you speak only in Hindi. Please don't mind because we have a mixed group, so we will speak both in Hindi and English. Don't worry about anything else. When you will read the PPT, you will already understand. It is not very difficult. सबको समझ आ जाएगा जैसे भी है। और किसी को भी कोई सवाल है तो वो प्लीज नोट करके रखे। जब हम बात करें तब ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एंड आई नो इट इज आफ्टरनून एंड हम सब लंच के बाद आए हैं। एंड जो टॉपिक आज हमारे पास मुझे दिया गया है इज ऑन द चैलेंजेस ऑन दिस फील्ड ऑफ रिसर्च, स्पेशली विद द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। हम लोग को क्या क्या तकलीफें होती है, क्या क्या चैलेंजेस आती हैं। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में डालूँ सारी चीज़ों को, अच्छे से डालूँ। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगा। और कोई भी सवाल हो प्लीज फील फ्री, आफ्टर द सेशन वी विल डिस्कस। और शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई भी वॉलंटियर करे कि किसी को क्या समझ आता है अबाउट रिसर्च। जब हम रिसर्च बोलते हैं, स्पेशली डिसेबिलिटी रिसर्च बोलते हैं, तो उसमें क्या समझ आता है? क्या सबको मेरा पीपीटी दिख रहा है अभी? कोई भी एक आई वुड। ओके मैडम। Thank you. So, any one of you, किसी को भी, any one of you want to share the challenges because you all are researchers. किसी को कोई major difficulty हुई है when you were doing research on disability? कोई, any one of you please volunteer to share one experience. मुझे अच्छा लगेगा so that we can start. किसी को है सवाल? जी आपकी आवाज है सर। Your voice is. हेलो। Yes. Yes. विकलांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों में जो चैलेंज इस तरह से हम जैसे कितना आदि इनपुट दे सकते हैं। सही बात। यस, तो बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। हम लोग को दिक्कत होती है इन बच्चों के साथ। सो आगे थैंक यू सो मच। मैं फुल स्क्रीन में हूँ, सो आई डोंट नो हु इज टॉकिंग आउट, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉलंटियरिंग। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। सो हम सबको पता है डिसेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। मैंने फिर भी डाला है। माइक ऑफ कर लीजिए सर प्लीज। थैंक यू सो मच। हाँ, तो पहले डेफिनेशन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमें बार बार इस डेफिनेशन को हमें एक्चुअली इनबिल्ट कर लेना चाहिए। फिर से किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। प्रतिभागीगण जितने भी हैं पार्टिसिपेंट्स, कृपया निवेदन है कि अपने माइक को प्लीज ऑफ रखें। आप अगर बाई द वे कोई मिस्टेक से अगर माइक आपका ऑन हो रहा है तो प्लीज कृपया आप एक बार रीचेक जरूर कर लें, वीडियो ऑफ रखें, अन्यथा
यहाँ से हमको रिमूव करना पड़ जाएगा। प्लीज एक बार, चूंकि ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप कृपया अपना माइक ऑफ रखें। प्लीज मैम कंटिन्यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कपिल जी। हाँ, तो मुझे हमेशा से लगता है कि हम इस फील्ड में काम करते हैं, वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द प्रॉपर डेफिनेशन, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। क्योंकि हम अगर इस डेफिनेशन को थारली अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, आई ऑलवेज स्टार्ट विद द डेफिनेशन बिकॉज इट गिव्स अस एन आइडिया एंड इट रिमाइंड्स अस ईच एंड एवरी सेकेंड कि हम क्या कर रहे हैं and how privileged we are to get into this field. हम कैसे इस field में contribute कर रहे हैं. So we all know the definition, but still I would want to read it once for you all. Intellectual disability का definition American Association of Intellectual and Developmental Disabilities ने दिया है, and it defines as intellectual disability as a disability characterized by significant limitations in both intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills, which originates from or before the age of 18. Please forgive me अगर मैंने कुछ गलत बोला है, कोई typing errors है, please excuse me and मुझे माफ कर दीजिए उसके लिए। And DSM-5 में भी अब हम लोग इंटेलेक्चुअल, पहले मेंटल रिटार्डेशन था, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, फिर इन DSM-5 they have added it as intellectual developmental disorder instead of ID. So they have given the criteria that includes both adaptive deficits and conceptual and social and practical domains. So they have inculcated all the domains. थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। पुराने दिनों में 5th सेंचुरी में ऐसा सोचा जाता था कि हमारे दिमाग में जो we have 4 biles and 4 humors, and Hippocrates always in those centuries, 5th century, it was defined as like you are there is a dysfunction in one of the humors or other of the humors, इसीलिए आपको ये सारी तकलीफें होती है। A person is not able to understand, they are not able to give reasonable reasonable answers or abstract reasoning or solving problems. That things were not there. So these were taught in the history of the brain. Then they started with the care through different religious or church गया, मंदिर हो गया, वहां से उन लोगों ने सोशल एटीट्यूड को चेंज किया, थोड़ा एनलाइटमेंट आया, यूरोप से हुआ था ये चीज। सो वहां से जब उन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था, बिकॉज दे वर ऑलवेज नेग्लेक्टेड, they were abandoned, they were thrown onto the streets, they were put anywhere or everywhere, कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं करते थे। So all these things came in, and in 13th century एक बहुत बड़ा सा it is a kind of affair that happened, the discussions happened through a lot of scholars, जहाँ पे उन्होंने बोला कि these people are incapable of making decisions. तो रिसर्च वहाँ से शुरू हुआ, और आज रिसर्च में मैंने बहुत सारे रिसर्चर्स पढ़ा है, मैंने बहुत सारे रिसर्चर्स को, मतलब I read a lot of research papers and then I have given gist of it, I have given some paragraphs, so that it is more of a conceptual topic that we have to understand while we are doing the research. So coming back again, so in 13th century England में उन्होंने ये रिसर्च शुरू किया, जहाँ पे the first thing started is like they said that the because they are incapable of handling their own self and their self-care or any financial responsibilities, there should be guardianships to be taken over, or they should create it. So research वहाँ से शुरू हुआ. Then in 17th century they provided the description, जहाँ पे ID का एक proper description थोड़ा से शुरू हुआ, बोला कि ये एक disease है, and because कोई structural problem है brain में, इसीलिए ये सब हो रहा है. And that's why the science dropped in. Now the science have put in steps into this research part, and they said that these are the problems or the issues of an individual that has happened, in anatomical problems or in inborn conditions, or can be acquired in coming life. So the science stepped into the research,
in 17th century properly, जहाँ पे उन लोगों ने इसको एक आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से दिया। 19th 18th 19th century में I will call it now because we are talking about 18th and 19th century, ये asylum है, asylum model। फिर से किसी का mic on है, can we switch it off please? Thank you please. Thank you so much। हाँ, तो 18th and 19th century में ये हुआ था कि the model of asylum model जो हम बोलते हैं ना, ये अब आजकल we call it, now we call it as rehabilitation centers। So that concept came in, so the children with any abnormalities were put in those asylums। वहाँ पे experiments शुरू हो गए थे। तब तक rights, dignities, इन सब की बातें नहीं आई थी। तो उन लोगों को इन institutions में basic education या survival strategies या to get rid, the families to get rid of them, they started giving and putting them in these specialized institutions। So वहाँ से research शुरू होना start हुआ। फिर in 20th century psychological tests of intelligence were developed, क्योंकि while the research and experiments were taking place, तो उन लोगों को लगा कि हर कोई एक ही category में नहीं belong करते। So they need different categories and they need different interventions in different categories। That's why those classifications of ID were made। I am focusing more on ID today, so more or less other disabilities are also included। So challenges will be same for all of them। थोड़ा इधर-उधर हो सकता है। And in 20th century, then again the movement came up, then the marriage concept जो हम लोग को हमेशा से है कि अगर कोई अच्छा ये हो रहा है तो इसको शादी करा दो तो ठीक हो जाएगा। तो अगर शादी करा देते हैं फिर again the sterilization problem started, sexual abuse, child abuse इन लोग के साथ बहुत ज़्यादा होता था। So those were the challenges that came in, and in the time of Hitler in the Nazi camps, I remember, if you have time, read that book called मैम बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हम क्षमा चाहेंगे एक मिनट के लिए। सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी प्रतिभागीगण हैं सभी से निवेदन है अपने वीडियो को आप रखें। जितने प्रतिभागी हैं पार्टिसिपेंट्स, निवेदन है कि अपने वीडियो को आप रखें, नहीं तो हमको रिमूव करना पड़ जाएगा। क्लास टाइम आप डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज। अगर आपको नहीं पता है किसी अगल बगल से पूछ लीजिए, फिर भी आप एक बार रीचेक कर लीजिए। माइक वीडियो दोनों ऑफ रखिए। धन्यवाद मैम, कंटिन्यू। मैम आप कंटिन्यू, लेक्चर आप कंटिन्यू। ओके, किसी का माइक ऑन है? कंटिन्यू करिए ना। नहीं ठीक है। So 20th century में फिर एक सेकंड, 20th century में फिर से ये मूवमेंट शुरू हुआ जहाँ पे नाजी कैंप्स में, as I was mentioning that book Men in Search of Meaning, वहाँ पे बहुत अच्छे से descriptions दिया हुआ है how these people with disabilities were treated in those camps। They were experimented, they were given so much pain, and वहाँ पे कोई rights की बात नहीं थी, वहाँ पे कोई proper protocol नहीं था। It was a mass murder thing that was happening, and it was a very sad period that happened। But then at the same time, the science was developing, so the research started already। तो challenges वैसे साथ साथ आते गए हैं। The ethical challenges in intellectual disability, in the earliest researches where it was like they used to say human subjects, human subjects के साथ हम ऐसा करेंगे, हम उनको ना consent लिया जाता था, ना उनसे permission लिया जाता था। There was nothing, they just did the research on the basis कि चलो इसको बुलाओ और काम खत्म करो types। So all these things started changing। These are certain ethical challenges that came in the research। World War II में, as I said, camps में there were a number of trials, and then there were primary functions of protecting these horrific experiments that were taking place। So these were the ethical issues that started coming up, where the researchers started seeing through what is wrong and what is right। And उसके साथ साथ protective rights भी लाना, और voluntary consent, dignity, freedom, risk benefit ratio, इन सारी चीज़ों को भी
दिखाई देने, इन सारी चीजों को भी inputs importance देने लगा. Then the vulnerability of the individuals, because these individuals were already very vulnerable. So we have to always understand that how do we have to take the consent. You know, these are the ethics में हमेशा consent पहले आता है. We have to see them as a human first. So the concept came from there and then it started. So there were always questions like, you know, there will be certain group of population who will never be able to give consent, like for example babies. अब बच्चे क्या होते हैं, उनके पास वो बोल नहीं सकते, but when they are born maybe कोई, you know, there were deficits and there were difficulties, complications, और उसके वजह से there were so many things that we could see that developmental milestones are not taking place. तो उनके साथ हम कैसे कर सकते हैं? That is also one thing that we have to take consent. हम किसी को भी ऐसे touch करना या उनके साथ उनका experiment करना was also a question. So in view of all these things, there were independent committees, there were ethical committees that discussed what should be done and how can it be done and how the process of consent can be started. Voluntary कैसे हो सकता है, किस notion में legal guardians को address किया जा सकता है. All these things started coming in a question and it started building certain codes of conduct. So after all these meetings, research में the three things that came primarily is for the persons with disability in that time was respect for autonomy, beneficence and justice. So these three things were focused, the code of ethics जिसको हम बोलते हैं, and at the same time human rights and where practiced, protective rights of practices should be implemented. जहाँ पे उन्होंने बेलमोंट रिपोर्ट में उन लोगों ने बहुत clear instructions दिया है that we have to take informed consent. वो चाहे एक बच्चा हो या a person is not able to understand, और उसके options, alternatives भी दिया गया है कि अगर वो खुद नहीं दे सकते तो consent हम किससे लें, अगर बच्चा नहीं consent दे सकते तो who do we take the consent from? Risk benefit assessments and fair selection process while doing the research. The emphasis were given on the protection of the individuals that resulted in, again, inclusion and exclusion criteria. At the same time, ethics and the ethics committees and researchers started protecting the individuals as, you know, vulnerable. So that is one thing that has started, you know, as a challenge. And there's also, they also started thinking like, what if we include persons with disability in the committee so that they can also help us in giving inputs rather than just deciding कि हम लोग सिर्फ normal population या normal functioning individuals को include करें. So those things came up in those meetings and then they started forming this ethical committee where they started discussing and started giving us certain guidelines to practice on it. So it is like due to the concerns regarding the vulnerability, research with people with intellectual disability has occurred. It tended to focus on those with mild to moderate intellectual disabilities to an underrepresentation of large proportion. So इनके साथ अगर हमें research करना है तो it was observed that it was better with mild to moderate ones rather than with the other population. So again, the question comes again, up psychological assessment के बाद the question comes like we have different classifications. Severe or profound level वाले कहाँ जाएंगे? उनको अगर हम exclude करते हैं तो how are these population going to get included in the research? Because we need to understand what is research. We need to understand how we will group it and how our benefits will go ahead. So those are certain things that we need to take care of. Hence, we have all those checklists. So these questions these were the challenges that were developing in those times, in 18th and 19th throughout the centuries. In 20th century, it came as an ethical committee, ethical approval, and you know the thinking and the inclusion should be facilitated by a social model thinking, not rather than only for the research, but it should incorporate all the parts, all the group of population. And initially they also Oliver and
his colleagues also as well argued about the same thing कि रिसर्च को फ्रेम करना है तो हम कैसे फ्रेम करेंगे, प्रोफेशनल्स को कैसे हम अंडरस्टैंड करवाएंगे, हाउ विल दिस प्रोफेशनल अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू deliver our understanding, our questions to this group of population. So there were different alternative methods, there were aspects of the ethics that they started thinking, like agar hum research karte bhi hain, how are we going to include, how are we going to take the consent, what will be the challenges, what is the inclusion, and the most important, review and assess of all work for the against the interest of the individuals. So why I have put this on capital letters, because this is the most important part. ये सबसे बड़ा इशू था, सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर हम करते भी हैं, sometimes we might offend that individual as well. Therefore, these are the ethics and ethical challenges that come. And now also when we are doing, it's an ongoing process. Now also when we are doing, we see these things, how it is affecting all of us in different ways. Now coming to consent and the challenges. Of course, informed consent has always been a challenge, both conceptually and procedurally, you know. Conceptually, because we were not able to make them understand why are we doing the research, what is the reason behind it. Procedures, of course, we are not able to make them understand what is the procedure that we have to do through it and what we have to ask. How are we going to give them the current situation, and हम उनको कैसे बताएंगे कि ये sufficient information है नहीं है, इसके क्या pros हैं, communication अच्छे से हो रही है, आप voluntarily participate कर सकते हो नहीं कर सकते हो. So there are so many things that became a challenge, especially when individuals with disabilities, they have very difficult, they have difficulties with attention, memory, cognitive functions में उनको काफी दिक्कतें होती हैं. So communication में भी difficulty होती है. And again, जब हम materials create करते हैं, sometimes it also triggers them, because it becomes very hard for them to solve. It might become very restless for them to understand the implications. So these are the challenges when we take the consent, when we are about to take the consent, or we inform what are the processes. So at the same time, we have to also understand about the time duration. It will be a challenge here, because in how many sessions we will do the test, in how many sessions we will have to ask them to come again and again. कई बार ऐसा होता है कि phase 1 में वो लोग सही कर लेते हैं, but phase 2 में they get bored, they don't want to participate. So these are the challenges we face. These are the questions and issues that come up while we are researching. So Murray and et al., put emphasis in the difficulty and tension that exists. And he stated that there is a need to protect potential vulnerable participant groups while ensuring that demands placed on researchers are not so restrictive as to preclude valuable research. मतलब हम लोग को इतना ज़्यादा restrictions पे भी नहीं रहना चाहिए, ताकि that might result in biased results of the research. So consent can be unpacked to reveal 3 issues for the research, and they are the capacity of the participants to give the consent. Now अब हम कौन से grouping को ले रहे हैं, उसमें हमें 3 चीजों को ध्यान देना चाहिए. The capacity of the participants who are able to give consent. Maybe it could also be the population from mild to borderline or mild to moderate group of population in the classification of disabilities. The value of consent as an indicator for the participation, and the discrepancy between the expert and lay understandings of what consent actually entails. So these are the things that we need to explain them. We also as researchers need to understand how we are going to take it as a part and unpack it and help them out to participate with the research. So these are certain papers that I got through. These are really old papers, but then again, as I mentioned, it has been an ongoing process. इसको time लगेगा, चीजों को जानने में time लगेगा, चीजों को जानने में time लगेगा. मैम प्लीज 1 मिनट हम आपका क्षमा चाहेंगे.
जितने प्रतिभागी गण हैं, पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने वीडियो को जरूर बंद कर लें, क्योंकि अटेंडेंस में प्रॉब्लम आ रही है। ये आपका स्क्रीनशॉट अटेंडेंस होता है, इसमें आपके वीडियो को ऑन रहना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पे जितने भी अभी आप जिसका माइक ऑन किसी का गलती से हुआ है, वीडियो पहली बार फिर लास्ट बार बता रहा हूँ, अगर आप नहीं वो बंद करते हैं वहां से तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। क्या नाम? कमल सिंह जी, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। मैम कंटिन्यू प्लीज। तो मैंने ये कुछ रिसर्चेस बहुत ज्यादा पुराने भी नहीं है, पर जितना मुझे पढ़ के समझ में आया, थोड़ा मैंने जिस निकाला है, these publications have always these are the researchers that have said that consent has been really a hectic process because dealing with the vulnerable population of ID was very difficult. Participants were having problems regarding the consent. फर्स्ट फेज अच्छे से होता है, देन सेकंड फेज में दिक्कतें आ जाती हैं. सो we have to handle it with a very sensitive manner, but again there are other challenges that come into it. Literature reviews were there where obtaining the consent for disabilities, where it was seen that the participation has really contributed, because the participants would get offended with certain questions, with certain situations, and of course with the cognitive disabilities that they have been through. The queries that came were questions regarding the advantages and disadvantages of taking part were most difficult to answer. अब कोई भी आपको आके पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हो रिसर्च, क्यों करना है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आप करना क्यों चाहते हो. सो रिसर्चर्स को ये सारे क्वेरीज को आंसर करने के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें, चैलेंजेस फेस करने पड़े. Then they also failed to understand, the participants or the guardians failed to understand how they are contributing to actually help other group of population. So that was also a part where it was difficult to tell people कि आप कैसे contribute कर रहे हो, उनको understand करवाना, उनको समझाना बहुत दिक्कत था. But then at the same time, researchers also, the scholars also thought that it was important. It was a major process to start off with any research. Even though it was a very big challenge, we will do it, and we will do in such experimental conditions. So even like for example, there were grammatical issues, there were consent information, the consent were broken down in their feasible languages. But again, when they did all these things, they saw that in the research that even then the research was not accurate, or they were not giving us sufficient answers for the consent that were taken. There were only 5.9 samples were deemed to be able to give the consent. So these were the challenges that were faced by them. There were also alternative methods that they used to explain the participants, but that also was not very, very helpful. It did help and contribute to a certain point, but not after that. So after decades and decades, 10 साल बीत गए रिसर्च करते इतने से करते लिटरेचर रिव्यूज बोलते हैं कि मतलब हम लोगों ने सिंपल लैंग्वेज में ट्राई किया, बुलेट पॉइंट्स में ट्राई किया. दे आल्सो ट्राई टू डू वीडियोग्राफ्स, दे ट्राई टू डू ऑडियोग्राफ्स, ट्रांसक्रिप्शंस, एंड उसके बाद दे स्टार्टेड getting certain answers to their queries. So relevant है नहीं है, lengthy questions को कैसे करना, ये सारी चीजों को उन लोगों ने डिस्क्लोज करना और कंसेंट ऑब्टेन करना कैसे किया जा सकता है, उन चीजों को देखा. And then finally they said they came to a specific point where they said that determining the capacity is one of the most important part to start up with any research of disability. That's why that is what it refers, like capacity refers to one's cognitive ability to make a specific decision at a specific point in time. So these changes were slowly coming up, and it was not static. Even today, it is not static. The capacity and the ability and distinctive abilities
natures, these are not still static. We have to go through a lot of it. You know, one's capacity should not be only obtained through documentation. सिर्फ वीडियोग्राफ से ही नहीं हम ले सकते हैं, ना कि सिर्फ एक ही ग्रुप को ले सकते हैं. Mild and moderate group of population were observed to be giving the consent with more relevant rather than to the severe to profound. So these were the things that came up with the surveys and the alternative methods that they used. So relevance of qualitative methodologies were also played an important part in this whole process of consent taking. So finally, they came to a conclusion that mild to moderate group of population can give the population with identifiable and consistent pattern in involving and involvement in the research, where they are able to understand and give clear views. The practical challenges that came were communication, of course, data analysis, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलता है हम कैसे किन पॉपुलेशन को अगर हम इंक्लूड भी करते हैं उसमें कितना रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है. That also became a practical challenge for us. Then challenging disempowerment, you know, we will come to those slides one by one now. Communication, now asking questions and assessing the credibility. Now, you know, there were these grammatical mistakes, they were not able to form sentences, they were difficult. It was difficult for them to understand, even though we keep on repeating, and also that questions the research. Now, pronunciation, articulation, those were difficult things that difficult issues or difficult areas that came up with. So, for example, like individuals with Down syndrome, they have difficulty in language and communication. However, they understand. They have for them, answering in big sentences like open-ended questions were difficult. Therefore, that was again a challenge for us. That is a communication challenge that we faced. So the only way that after a lot of researches that they have done, they tried videotaping and audio taping, and then they came to a conclusion that you know, open-ended interviews were relevant, but at the same time it was very difficult because of the reflexive questions, and they were not able to give answers with abstract responses. There were a lot of difficulties in inconsistent memory, cognitive difficulties. Hence, researchers became more challenging. So they came up with a process in 1981 where they said close-ended questions were more relevant in and more easier to access in this group of population. तो इनको लगा कि अगर हम yes और no में हम उनको सवाल पूछ रहे हैं तो उनको बहुत immediately जवाब देना आ रहा है, rather than giving them open-ended. However, with different tests we see how it helps, and also parents and caregivers के लिए भी आसान हो गया था उनको yes or no में जवाब देना. So the process, the challenge of communication, and this came up with the asking of questions with more structured manner and providing very concrete and clear and information to the participants as well as to the caregivers or the parents or the guardians. So, and it was seen that it was an enriching process where they started getting productive research analysis. So this is again another data, you can read it through, like it's just an example how the whole process came up in that we discussed. Coming to data analysis difficulties involving individuals with intellectual disability. Now, lack of involvement. Of course, research में ये भी that data analysis में ये difficulty आ जाती है, हम हर किसी को involve नहीं कर सकते. Not each group of classification of the persons with IDP could involve, or you know, it barred the critical area of analyzing, and you know, they gave us different meanings to the researchers. It was a very big challenge because
we could not get a proper result. It was biased. It was disempowering for the participants because somewhere we are also negotiating with their strengths and skills. So also there is a possibility of imposing their own assessments and outlooks on the accounts of participants. Sometimes, when we are doing qualitative interviews, we also become biased. We also tend to answer the questions, even though we prompt, even though if we are not supposed to. Suppose when we are doing IQ, we do prompt them. वो हो जाता है अपने आप. So these are the challenges, we get to see and experience in our regular researches. Disempowerment and difficulty in with power relationships, because there are these 5 aspects that there are more, but this I'm just getting a gist of 5 of them. It is like, as I discussed in the previous slide, it is like, we become a little biased, we start intimidating to the participant, then we defranchise to whom we seek to represent, we reinforce the misinterpretation of the individuals. Unke empowerment में भी हम लोग कहीं ना कहीं we influence on the empowerment in their skills, because of course, again, the time constraints, we intimidate, and then we make them feel more comfortable, and when we make them familiar and comfortable, that also affects the results. तो हमेशा उसमें भी थोड़ी biasness आ जाती है. So consultants here is involving of the persons with disability and this committee, but then again they themselves also report. There are papers by themselves, by people with disabilities, who said that we also become biased, saying even if you're consultants to give a good start and to help the involvement with the researcher, but at the same time it is a reflex action that becomes, and then we become unfair, we become biased. It is an unequal power of relationship that is interest. So that is another difficulty, and it was a challenge to work on. And with the consultants, like academics would retain control over the research process and the questions being asked, but the participants would be provided with opportunity to correct misinterpretations. So in this process of asking question and answers, we are also give them an opportunity. So that also somewhere is a challenge, resulting the results of the research. In 2009, Taussig emphasized on the mutuality and the co-construction of research agendas, interpretative frames, and meanings. It's a method that has rarely been seen in research practices in ID. But by this approach, they saw that the reflection, integrity, and bringing up skills of both researcher and the research subjects, all those things, when it was inculcated together, they showed to be very productive and useful results. Certain ethics and practices that we should follow, ethical practices, are how the research is to be explained to the participants. These are the steps that we have to follow, even if it is challenging, even if it is repetitive, we must follow it very well. So these are the certain steps, like how we explain the research to the participants, हम उनको कैसे समझाते हैं कि participant खुद consent देता है या उनके guardians देते हैं या caregivers देते हैं, how हम उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, हम उनके rights and potential को harm नहीं करते हुए कैसे उनको participate करवाते हैं, that is also important. And also we should keep in mind कि हम उनके जो भी सारी चीजें और मैकेनिज्म्स हम यूज कर रहे हैं और टूल्स यूज कर रहे हैं, उनमें हमें हमेशा एक पोटेंशियल एंड एडवर्स इफेक्ट ना हो एंड पोटेंशियल रिसर्च हो, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए. और जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स वी शुड कीप देम कॉन्फिडेंशियल, वी ऑल नो अबाउट दैट. Place of reporting and peer reviews, and the findings should be always in a scientific community. It should not be personal, it should not be biased, it should not be in individual process. It should be a whole scientific community process.
and the mechanisms are in the place to maximize the benefit of the participants. We should find maximum benefits out of the findings. These are the research ethics guide that we should follow initially. This consent, inclusion, and review access we have already discussed. It is just the gist of what we have already discussed. Epidemiology, I just put a slide just to understand kitne log affect hote hain. I don't think so I need to discuss. And guidelines for psychological evaluation. This is like when we are doing research, when we are doing any evaluation on this group of population, we should always be very careful on certain things. We have to see their overall health, including the mental health, physical health, their sensory motor system, their cognitive deficits, their language, training, and we should always use a standardized battery, because when we are using a standardized battery, it will help us to give us accurate results, because these tests are going to give us give them a rate and classification of disability. Challenges to hoti hai, but at the same time, this standard tests were always, of course, based on whatever researches of disabilities were done, and therefore tools and skills should be used. Sometimes we see some of the participants, some of these children are good in social skills but not in academic skills. So maybe we can, work on the adaptive behavior part. So the application of the test could be, checklist, developmental milestones, then structured interviews, semi-structured interviews, the different ways through which we can assess the evaluation and do the research on them. So, and also at the same time, we should also be very, we should use tests that are very colorful, that can be very attractive for them and is applicable for them in building the rapport with them. Problems in expectations and supports, of course, when we are evaluating, we go through all these emotional upsets. It is a challenge for us. It becomes very difficult. Kai bar it is seasonal patterns, there are illness in the client, comorbidities, there are certain questions that triggers the client, So there are so many things that include even us, and even it challenges our results of the research. So the onset of the disorder or the disability, it could start with different comorbidities as well. Therefore, the detailed mental status examination that we take is very important, and we have to be very patient, and we have to practice it with a lot of essence, giving on the cognitive functioning, regarding cognitive functioning, including the reading, history taking, assessments, and everything that is there. So the results provide psychological, because the psychological assessments will provide us results that will give again a better understanding for that. We will be somehow giving a classification, to that particular individual. Hence, we should be very cautious, even though we get restless and gets difficult, and we should try alternative methods, because when you are doing certain IQ tests, maybe they are not able to answer in that part, but we can use the other adaptive behavioral skills to support and understand the IQ. Suppose they are not able to do MISIC, that's the basic tool, so maybe we can just ask for maybe the little child, they are not able to do SFBT. But then when we are asking about VSMS, when we do VSMS, the social adaptive scale, then we see that the child is more adaptive socially. So when we are assessing them psychologically, we should be very careful in these parts. Controversial issues, of course, as we discussed before, this is also another challenge, ethical challenge that we face, sterilization of these patients, because we see that there are unwanted pregnancies, sexual abuse. We see a lot of them happening. Then, even though illegal we have PWD Act coming and implications are there, but still we need to get them aware. We need more information to be circulated, and moreover, we need to be more observant
in saying all this. And also at the same time, we should be aware of the social support and attitude of the caretakers. Now, how the research can I think like what I thought of saying like that those were the challenges. Now, how does it make a difference? Like, you know, in this field, when we do a research, it can change our world, as well as like it can bring a lot of equality, and which is there now we see, but still we are lagging behind. Like, you know, the studies, how it came in, you know, the origins of disability studies, as we discussed through the history, and then, you know, traditional research, medical research, and, you know, individualizing, and, you know, non-disabled experts researching on disabled people. The resistance and discriminations were also removed, you know, the openness came. They step by step, the procedures improved, the structural issues, they could actually differentiate between the private and the public sectors, and how the roots of this politics came up, and how the experience of research have actually you know, contributed in developing and giving better educational and better opportunities to this group of people. Then the studies have also claimed that it is not only a medical or rehabilitation issue, but it also a social and political issue. See, that is how it developed, you know, that is how it brought a huge difference in whole sector of disability. साथ साथ में हम सबको पता भी चला कि ये सिर्फ एक आइडेंटिटी इशू, it is also not only about मैं और मुझ में तक नहीं आता है, ये हम और हम सब में आते हैं. So it is equality that we have inculcated. And then at the same time, society में this group of population were included as not only there by bodies, but as a person, which actually helped all of us to understand and claim and see many more things. And sorry. These are the examples of research traditions that happened throughout the time. Because it started from Europe, so I have just given few pointers you can go through when you get your slides. Models of disability, you must know, like, you know, as we discussed, individual and medical model, जहाँ पे we focus more on clinical diagnosis. Medical model or individual model जो होता है उसमें हम लोग we focus what a person cannot do, and we see what can be fixed, and we see how rehabilitation can be an answer, how we can help them out. Structure and social model में ये है कि we focus on the social part, you know, how we can contribute to them, then how the policy makers can help them, how we can bring out laws and right-based acts, then barriers and stereotypes, हम उन सब चीजों को कैसे remove कर सकते हैं. And disability as an interaction, yes, it is an interaction. It is not only intrinsic, but it is also extrinsic. So it is both. You cannot say it is कि एक ही चीज में है. ये impairment intrinsic physical में भी है, और ये impairment cognitive में भी है. So, you know, we have to understand the challenges and the differences between both. The type of impairment as well as the physical environment, the severity of the environment, and how we are focusing on the social arrangements for that. So motivation, attitude to impairment, and the expectation and roles from us towards them. So self-esteem and confidence, and, you know, how cultural meanings and how representations towards this group can be changed, and how these factors can help them to get ahead. Methodologies that were used over the period of time where you can read through qualitative, quantitative, cultural research, and historical, philosophical inquiries as well. World Report, it is it's 9 years back, so WHO launched, and I did not see the latest one. So, but then yes, of course, we did have this PWD Act came in 2017, if I'm not wrong. That came in that we are act on PWD Act of India. Priorities, coming towards the end, we should prioritize involving and improving the lives of these
group of population, including them and giving them equal opportunities, depending on the scales that we have seen through the rehabilitation process, you know, and whatever possible partnerships we can give them and provide them should be given, be it in organization, be it in your family, be it in social context, everywhere. Then the evaluation of how and where these researchers work, of course, in economic analysis, because we need to also give fair, equal employments and what would you say, pay scales to this group, and we should prioritize these parts as well. So it is not only academic activism, it is like it's a research. Research is not only activism, it is an ongoing process. It is something that will go on and on to understand, to provide better services to these people, to not only to this particular group, because we are talking about rehabilitation, means it is also a rehabilitation in a way for us as well. It is the requirement of the independence and the integrity, you know. It is the duty of us who are in this field of rehabilitation to make the best possible ways to answer these challenges and face these challenges, however inconvenient or challenging it may be. But it is more of, you know, it is not activism, but it is more of knowledge and contribution to the society that we are giving, the education and the responsibility we are taking on it. So recommendation, of course, that we discuss, like, you know, the participant communication should be encouraged. We should be a little flexible. Language consideration. Consent should also be viewed as an ongoing process, because there are different ways through which we take consent and make notes, and, you know, researches are still ongoing where we can involve best ways of consent. And also we should not include them in needless conversations, because that might trigger the participants in contributing to the research. Dilemmas, like, it's a dilemma for us, like, you know, when considering the benefits of the research. Here we are thinking one way, like, अच्छा research का project है, हम इसका benefit देखते हैं क्या है, हम भूल जाते हैं कि इस process में हम पार्टिसिपेंट को भी कितना टेंशन दे रहे हैं. हमें नहीं पता पार्टिसिपेंट को कैसा लग रहा होगा. हो सकता है उनको गेन भी हो रहा है, उनको लॉस भी हो रहा है. हो सकता है उनको इस चीज से और कोई दिक्कत आ सकती है. हो सकता है उनके मोटिवेशन में दिक्कत आ सकती है. सो ये एक डिलेमा बन जाता है. हम यहाँ सोचते हैं कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, but at the same time we are also affecting the participant, because this group of population is sensitive and it is a little complex to handle. So this is the end, and the key message that we have understood and the challenges through which we could get through is the persons with disabilities. It's a message that you deserve to be involved in all the stages of research process and to have your voices heard. आपके पास पूरा हक है और आपको हर एक रिसर्च के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का हक है. Your voice, आपकी आवाज को सुनना है हमें, and you have that right to be heard. ठीक है? And we should also acknowledge that their expertise are valuable contribution to the field of this whole field of rehabilitation. Professional, researchers should be very much aware of the strategies and accommodations needed for them. You know, we should be very much accommodating, and we should take participatory action research projects. That is very, very important, that we should be very conscious and sensitive towards it, and we should take this type of researchers and implement it. Policymakers must take certain adequate protections that are needed. जो policymakers हैं उनको देखना चाहिए, observe करना चाहिए how ethical the research is and how participation in all these things can help and improve and, you know,
give us a better result and help us in working out with the challenges that we face. So coming to an end of my presentation, thank you so much for hearing me out, and please, I would welcome about the questions that you all want to ask. I'll stop presenting. Thank you so much again. कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछिए. माफी चाहती हूँ अगर मैंने ज्यादा इंग्लिश में बोल दिया या ज्यादा हिंदी में बोल दिया. मैंने मिक्स करके बोला है. आई होप ऑल कुड अंडरस्टैंड इट वेल. Please give your inputs or any questions if you have. कपिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही. आप कुछ बोल रहे हैं? किसी की कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं पार्टिसिपेंट. अगर कोई क्वेरी हो तो वो मैं चैट में देख रही हूँ. क्वेश्चंस हैं एंड आई एम आंसरिंग. और किसी को कोई सवाल है तो कर सकते हैं. एनी फीडबैक यू वांट टू गिव, यू आर मोस्ट वेलकम. किसी को कुछ भी है, क्वेश्चंस, क्वेरीज, एनीथिंग दैट यू थिंक दैट आई नीड टू इम्प्रूव ऑन और मुझे ऐड करना चाहिए. और कोई क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट का. मेरी आवाज जा रही है?
देखिए हमारा आ रहा है। हेलो। हाँ जी सर। जी मैम, आवाज हमारी पहुंच पा रही है? अभी क्षमा चाहेंगे हाँ सभी लोगों सर, से, कुछ तकनीकी हाँ। खराबी के कारण। हाँ हाँ, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, कुछ तकनीकी खराबियां के कारण। मैं चाहूंगा जितने भी प्रतिभागीगण हैं सभी से निवेदन करता हूं कि अभी एक जो क्लास हुआ है डॉक्टर बंदिता गोगोई मैम, उनके पीपीटी को मैं आप लोगों के बीच से जो समूह बना है तैयारी शेयर का, और सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है। 3 दिन तक हम लोग इसी तरह से कार्य करते रहेंगे और आप लोगों का ये सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कोई हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज निवेदन है कि पीपीटी आपके पास जा रहा है, आप उसको पढ़ के समझ पास करके। दूसरी बात, अगर किसी तरह का मैसेज आपको मिलता है, अगर आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा सा तकनीकी सहयोग आप कर लीजिए, तकनीकी उपयोग कर लीजिए। आप वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर होता है, अपने कंफर्ट भाषा में आप उसको ट्रांसलेट करें। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारा अभी जो अंतिम क्लास है 3 से 4 के बीच का क्लास है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोसेस होगा। हमारे साथ है नूर सबीना मैम, देवांशु वाराणसी से है, और मैं उनका एजुकेशन रिसर्च पटना में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका ये हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल वेबिनार का व्याख्यान है। मैम आपका इस संस्थान की ओर से, इस रिहर्सल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो 2 दिवसीय सतत अंतर्राष्ट्रीय सतत प्रवास शिक्षा कार्यक्रम जो चल रहा है, उसके पहले दिन थैंक यू आपका बहुत सर। बहुत स्वागत है। निवेदन थैंक यू करेंगे सो कि मच आप सर। अपने जो आपका पीपीटी है और आप क्लास को पढ़ें। धन्यवाद। सर थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। हाँ हाँ ठीक है। आपकी आवाज आ रही है मैम, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइस आप अगर हाँ हाँ, नीरज सर हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज क्लियर है, मैडम की आवाज क्लियर है, लेकिन कहीं पीछे से कुछ बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देने की अच्छा, जरूरत है। बाकी मैडम और मुझे लगता है प्रतिभागीगण में से अगर किसी का भी पार्टिसिपेंट माइक ऑन है तो प्लीज बंद करेंगे। तो सबीना मैम, आपके यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है कुछ? नहीं सर, हो ही नहीं सकता, यहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। तो कहाँ से आ रहा है इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस? हमको नीरज सर क्या बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ आ रहा है क्या डिस्टर्बेंस टाइप का? नहीं, आपको और हमें माइक ऑफ करना चाहिए ताकि मैम को कहीं डिस्टरबेंस ना हो, कहीं और होगा तो हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, अपने यहाँ से आप माइक एक्चुअली ऑफ करें नीरज सर। आवाज से क्यों इतनी डिस्टर्बेंस आ रही है भाई? जितने प्रतिभागीगण हैं, पार्टिसिपेंट्स, अगर बाई द वे किसी का माइक ऑन है तो थोड़ा एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। सभी लोग माइक को बंद रखेंगे तभी आवाज स्पष्ट हो पाएगी, प्लीज। हेलो। एक बार आप लोग कैमरा और वीडियो कैमरा जो है, माइक है, एक बार आप रीचेक कर लें। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। नूर सबीना मैम, आप क्लास को जी आप एक बार रीचेक करके क्लास को कंटिन्यू करिए मैम, प्लीज। सर ये स्लाइड में प्रेजेंट कर रही हूँ बट शेयर नहीं हो पा रहा है विंडो पे जाने के बाद। आपको अभी हो रहा था मैम, आपको प्रेजेंट नाउ पे जाना है और योर हाँ सर, ये हाँ आप ठीक है। शो हो रहा है स्लाइड सर। हाँ हाँ, स्लाइड हेलो सर। हो रहा है। यस मैम, यस मैम। फुल स्क्रीन मत करिएगा आप, जैसे हो रहा है अभी। हाँ ठीक है। आप सभी लोग स्लाइड F5 मैम, F5 प्रेस करिए, F5। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, सभी लोग करेक्ट है। आ रहे हैं सर? ओके, हाँ हाँ सब दिख रहा है, अच्छा दिख Yes, रहा है। ma'am. आप कंटिन्यू करें मैम, प्लीज। धन्यवाद।
Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम नूर शबीना है। आई एम ए कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन देवा मेंटल हॉस्पिटल जो कि वाराणसी में है। एंड मेरा जो टॉपिक है वो रिसेंट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विद द बिहेवियर डिसऑर्डर एंड मैनेजमेंट प्लान। बेसिकली मुझे जो रिसेंट डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के अंदर जो 4 एस्पेक्ट हैं उनके अंदर मुझे बिहेवियर डिसऑर्डर है उस पर बात करनी है और उसके मैनेजमेंट प्लान को डिस्कस करना है। कुछ दिन पहले ही अभी जो रिसेंट डेवलपमेंटल इन डिसेबिलिटी इन मेंटल रिटार्डेशन फील्ड में जो 4 एरियाज हैं, जो 4 कंपोनेंट हैं जो कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से बिलोंग करती है, जो कि पहला है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, मोटर डिसेबिलिटीज, विजन, हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज एंड फोर्थ है बिहेवियर डिसऑर्डर। ये 4 डिसऑर्डर हैं जिसके अंदर अलग अलग डिसेबिलिटीज डिफाइन की गई हैं और बताई गई हैं। मेनली मुझे बात करनी है बिहेवियर डिसऑर्डर और उनके मैनेजमेंट प्लान पर। जो पहला कॉग्निटिव एबिलिटीज है उनके अंदर अगर हम बात करें किन किन मतलब डिवीजन में किस कंपोनेंट को रखा गया है, किस कंपोनेंट की बात की गई है। पहला तो मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड के लिए बात की गई जो कि 4 लेवल से बताया गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। एंड दूसरा है लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको आईसीडी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मोटर डिसेबिलिटीज की जो कि सेंसरी डिस्टॉर्शन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सीवियर लेवल ऑफ मोटर डिसेबिलिटीज जो कि मेनली एपिलेप्टिक, सीवियर एपिलेप्टिक और सेरेब्रल पाल्सी जैसे रिजल्ट जो होते हैं उनमें देखने को मिलती है, जो कंटिन्यूअसली चलने फिरने, बातचीत करने और उनकी बात करने में प्रॉब्लम होना और प्रॉपर चल ना पाना। साथ ही साथ उनकी ब्रेन की डाइस फंक्शनिंग इतनी प्रॉब्लमेटिक होती है कि वो सारी चीजों को कॉग्निटिवली अडेप्ट नहीं कर पाते, उनका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लेवल उनका डिटेरेट होता है। अगर हम मोटर डिसेबिलिटीज के अलावा अगर बात करें हम विजन एंड स्पीच डिसेबिलिटीज की, जहां पर इसका प्रिवलेंस ऑफ विजन ब्लाइंडनेस एंड हियरिंग लॉस और जो कि एज बाय एज इनका डिक्रीज डिटेरेट होता जाता है। एंड कई ऐसी डिसेबिलिटीज है जिनको देखने में, सुनने में एंड चलने फिरने काफी चीजों में प्रॉब्लम शो होती है, बट इसके अलावा वो अपनी डेली चैलेंजेस लाइफ को कहीं ना कहीं वो थोड़े समय के लिए कर पाते हैं, बिकॉज कि कहीं ना कहीं इस डिसेबिलिटीज के साथ उनका मैनेजमेंट प्लान और उनका पार्ट और उनकी मेडिसिन उनको काफी हेल्प कर देती है अगर उनकी ये सारी चीजें प्रॉपर चल रही हो। साथ ही साथ कम्युनिकेशन लेवल की बात करें जो कि कम्युनिकेट करने में इंटेलेक्चुअली कहीं ना कहीं उनका डिटेरेट होता है, वो भी विजन, हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज के अंदर आएगा। अब हमें जो बात करनी है बिहेवियर डिसऑर्डर और उसके मैनेजमेंट प्लान की, जो कि रिसेंट डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के अंदर आता है। और अगर पहला तो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और दूसरा एडीएसडी हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। ये 2 डिसऑर्डर है जिससे हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे और इसके मैनेजमेंट प्लान को भी हम एलाबोरेट करना चाहेंगे। पहला है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आर ए ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by a fundamental deficit in social interaction skills or communication skill or by the presence of stereotype, purposeless and repetitive behavior, interest of activities, जो कि अमेरिकन एसोसिएशन द्वारा 2000 में ये डेफिनेशन आई है, जो कि कॉमन फीचर देखने को मिलता है डिफिकल्टीज इन रीडिंग, राइटिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ सोशल एंड रिपीटेटिव टास्क एंड रॉकिंग बिहेवियर एंड पुअर आई कांटेक्ट। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। दूसरा है हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और एडीएसडी बोथ आर इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर
एंड अगर इसकी बात करें, इसके ब्रेन की फंक्शनिंग की बात करें, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी उसमें भी होती है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है चीजों को समझने, अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी अंडरस्टैंड में, अटेंशन में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम शो होती है, और ये सारी चीजें इनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पे भी बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करती है। मेनली अगर हम बात करें पहला परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, आखिर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता क्या है? ऑटिज्म इज द स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड इसको परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, और एस्पर्जर सिंड्रोम के साथ इसका नाम जोड़ा जाता है। ये कई नाम से बुलाए जाते हैं। Autism rating, autism spectrum disorder and pervasive developmental disorder of the group of condition characterized by 3 cardinal clinical features, such as one of the most important part, qualitative impairment in social interaction, कहीं ना कहीं deficiency होती है उनको आई कांटेक्ट मेंटेन करने में, रिपीटेटिव टास्क है, हेड बैंडरिंग है, qualitative impairment, verbal and non-verbal communication, restricted range of interest. Qualitative impairment in the social interaction, जो कि अगर एट एज ऑफ 1 year से बात करें, वो सारी चीजें शो अप होने लगती हैं। and do not able to lift up their hand and change posture. Some children do make eye contact, but for brief glances. Some children make inappropriate eye contact by turning someone else's head and gazes into their eyes or tend to stare. And इनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऑफ एरिया की बात करें, इनको इनएप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट एंड जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं और हेड बैंगिंग होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है इस तरह के चाइल्ड में। एंड सम मेक indiscriminate approach towards stranger. Some do not point or use eye contact to share the pleasure of seeing something with another person. Often deficit in reading social cues in body language and facial expression of others. And what about the non-verbal communication? Non-verbal communication की अगर हम बात करें, जो कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर ही आता है, और इसको हमें कहीं ना कहीं जानने, समझने और अंडरस्टैंड करने में भी बहुत इजी होगा। एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों पैटर्न ही इन परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलते हैं। वर्बल फ्लुएंसी इज ऑफन अकम्पाइंड बाय द मेनी semantic and verbal programming errors. Young children universally have comprehension deficit. Some children do not respond for their name when called by parents or others. Hand over hand pointing, independent, acquired the desired object by self. When language present, seems unwilling to initiate or sustain conversation in give and take fashion. Speech tend to be monotonous and may also use neologism, echoing and the pronoun reversal, unable or inappropriate use of gesture, posture and body language, such as the showing and nodding types. And restricted range of interest, मतलब उनकी अपनी एक अलग से ही ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे वो अकेले रहें या कोई साथ हो ना साथ हो, डोंट केयर कि हाँ मतलब हमें आसपास कोई है कि नहीं है, मुझे किसी तरह का फियर हो रहा है जिस वजह से हम अकेले नहीं रह सकते। ये सारी मतलब एक जो फियर है वो कुछ भी इन बच्चों के अंदर नहीं होता है। वो घंटों घंटों बैठ के अकेले खेलेंगे, घंटों बैठ के अपनी चीजों को अकेले ही उसमें इंगेज रहेंगे। ये सारी चीजें एस्पर्जर सिंड्रोम के चाइल्ड में पाई जाती है। अगर an unusual and intense preoccupation with a topic of private interest such as the washing, trains, railway schedules, some absorbed in fixed daily routine and rituals, repetitively use the materials or object in same quality, quantity and manner. Inappropriate or no use of play materials
or miniature and the object. Many children with these disorders are so preoccupied with the sameness in their home or school environment with routines. Little change can prompt the severe temper tantrum. अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें एस्पर्जर सिंड्रोम की, ऑटिज्म की, जो कि इनकी क्रोनिकली, अगर हम बहुत पुरानी हिस्ट्री की बात करें, जब इसकी शुरुआत हुई, कब इसको ऐसे सिंड्रोम को देखने को मिला, ऐसे पेशेंट कब से आने लगे. इन यूजन एंड ब्लूअर पॉइंट द वर्ल्ड ऑफ द ऑटिज्म इन 1908 among the severely withdrawn schizophrenic patient. जो पहला पेशेंट था जो डायग्नोज हुआ था वो schizophrenic पेशेंट था. और इन 1993 में अमेरिकन चाइल्ड साइकेट्री लियो कैनर studied and the 11 children. The children had features of the difficulties in social interaction, difficulty in adapting to change in routines and memory, sensitivity and the stimuli, and especially sound restriction and the allergies to the food. And कहीं ना कहीं उनकी comprehension में, communication में कहीं ना कहीं काफी कुछ अलग अलग से साउंड आते थे, और जो कि हम बेसिकली साइकेट्री टर्म में अगर हम बात करें उसको इकोलेलिया और द प्रोपेसिटी टू द रिपीट वर्ड्स एंड communication of the lack of communication, speaking inappropriate voice, जो कि कई साउंड में सुनने को मिलती थी. 1944 में हैंस एस्पर्जर्स वर्किंग द सेपरेटली स्टडीज ऑफ द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. His children also resemble Kenner's description. The children he studies, however, did not have echolalia as a linguistic problem, but spoke like grown ups. ये कई स्टडीज हुई है जिन्होंने पहले तो सिजोफ्रेनिक एस्पर्जर्स को सिंड्रोम को सिजोफ्रेनिक बोला, और धीरे धीरे इसका डायग्नोस चेंज होता गया. And autism came to be better known in the 1970s. In Eric Foundation started education and therapy for the psychotic children in beginning of 18s. It was in 1980s that Asperger's work was translated and to English and published and came into knowledge. It was in the 1980s that research and autism gained momentum. It was the increasingly believed that parenting had no role in the caution of the autism, and there were neurological disturbance and other genetic ailments like tuberculosis, sclerosis, and metabolic disturbance like PKU, and chromosomal abnormalities like Fragile X syndrome. इस तरह के जो सिंड्रोम है जो फंक्शनिंग में डिटोरेट करते हैं चीजों को, जो फंक्शनिंग में उनकी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आने लगती है, जिसको PKU या एक्स सिंड्रोम के नाम से भी बोले जा सकते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन एरिक ने या बेनरड ने सबने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन में बताई है. अगर हम बात करें ट्रिंगल की या कुछ ऐसे फंक्शन मतलब शेप की जिसकी वजह से हम समझ पाए, जान पाए कि इनकी स्मॉल बिहेवियर, रिपीटेशन है, लिमिटेशन है, इमेजिनेशन है, कलरिंग है, फॉर्म है, अगर इनसे इंटरेक्ट किया जाए, इनसे जाना जाए कि हाँ कहीं ना कहीं इनको कलरिंग और फॉर्म में कहाँ पे इनको बहुत एक प्लेजरेबल फीलिंग आती है, जहाँ पे आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट करेंगे, प्रॉपर आपकी बातों को सुनेंगे, रिपीटेटिव आपकी बातों को दोहराएंगे, ये आपका कहीं ना कहीं एक फॉर्म में भी हम चीजों को समझा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के चाइल्ड के लिए. ICD-10 एंड DSM-4 एंड DSM-5 इनकी अपनी अपनी एक अलग एक बात करें तो अपनी अपनी एक अलग डेफिनेशन है, अपनी अपनी एक अलग समझाने की प्रक्रिया है, जिसको बहुत ही सिलेक्टेड वे में हम थोड़ा बताएंगे ताकि समझ में आए कहाँ कहाँ ICD-10 में कहाँ डिफिकल्टी आई, जो कि चेंज हुआ DSM-5 में.
जो कि प्रेजेंस ऑफ द एबनॉर्मल और इम्पेयरमेंट डेवलपमेंटल बिफोर द एज ऑफ 3 years। एंड वैसे ही DSM-4 में बताया है उनकी एज 6 to more than 3 years। एंड DSM-5 में इनकी जो persistent deficit in the social communication, social interaction across the multiple contact चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। उसी तरीके से restricted, repetitive and stereotype pattern of behavior, interest of area activities in the pleasurable and own hobbies and own communication pattern। उसी तरह DSM-4 में इनकी delays of abnormal functioning in the 8 at least one of the following areas with onset prior to age of 3 years, social interaction, language and used in social communication। एंड उसी तरीके से स्पेसिफाई करेंटली सीवियरिटी सिम्टम जो है, जो कि DSM-5 के अकॉर्डिंग है, सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड and symptoms cause clinically significant impairment in social, occupational or other important areas of current functioning। And these disturbances are not better explained by intellectual disability और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज। इसी तरीके से अगर क्लिनिकली हम बात करें, अगर जानने की और अच्छे से कोशिश करें इसको, F80.2 सेकेंडरी आपका F94.1 एंड 94.2 ये सारे हेल्प करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अकॉर्डिंग टू ICD-10। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑटिज्म, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो ICD-10, DSM-4 एंड DSM-5, जो कि इसके टाइप्स की बात करें, इसको कितने नामों से बुलाया जाता है, कितने नामों से जाना जाता है, कितने नामों से हम इसको मतलब जान सकते हैं ऑटिज्म को। मेनली अगर हम बात करें चाइल्डहुड ऑटिज्म एंड एटिपिकल ऑटिज्म, रेट सिंड्रोम एंड अदर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर एंड ओवर एक्टिविटी डिसऑर्डर and Asperger syndrome, other pervasive developmental disorder unspecified, जो कि ICD-10 में बोला गया है और बताया गया है इसकी अपनी अपनी कैटेगरीज को। इसी तरह DSM-4 में अगर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो इनके साथ साथ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, रेट सिंड्रोम में चाइल्डहुड एंड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, Asperger disorder and non-specified pervasive developmental disorder, ये 5 कैटेगरीज हैं जो कि DSM-5 के अकॉर्डिंग जाना गया है, माना गया है। एंड इसी को चीजों को कम करते हुए DSM-5 में इस चीज को और अच्छे से एलोबरेट किया है। वह शॉर्टकट में सीधा सीधा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ही बोला गया है। एंड इसकी सिवियरिटी लेवल सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड 3 लेवल बताया गया है कि इसको किस तरह असेस करके इसके लेवल को हम डिसाइड कर सकते हैं और इसका मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, इसके साथ साथ और भी चीजें कितनी मर्ज हो सकती हैं, कितनी चीजें और चीजें हम ला सकते हैं इस PDD के साथ साथ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट सिजोफ्रेनिया, mental retardation with behavioral symptoms and repetitive and expressive language disorder, and Landau and Kleffner syndrome, acquired to aphasia with the epilepsy, intellectual disability, sensory deficit, deaf and dumb hearing impairment, and psychosocial deprivation and emotional neglect। एपिडेमियोलॉजी की बात करें, इसके नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, इसकी प्रेवलेंस रेट की बात करें, 10,000 में मतलब अगर हम बात करें तो 4 ऐसे चाइल्ड होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के जो चाइल्ड होते हैं इस तरह के, वो 10,000 में से 4 लोगों को होना इसका संभव है अकॉर्डिंग टू लॉटर 1966 में इन्होंने बताया है। एंड ऑल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती ही गई, कहीं ना कहीं कम नहीं हुई है। धीरे धीरे ये 2006 में सेमलॉन एंड पिकलेस, जो कि कई हेल्थ साइकेट्री, मेंटल हेल्थ साइकेट्री थे, जिन्होंने अपनी रिसर्च में बताया, समझाया कि ऑटिज्म की जो
फ्रीक्वेंसी है सडनली अचानक से किस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि पहले 10,000 में नंबर ऑफ पॉपुलेशन 4 थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30 से 100 हुए, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 13 से 30 हुए। इस तरह से धीरे धीरे ऑटिज्म एस्पर्जर सिंड्रोम की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है। एंड 3 से 4 3 to 4 times more in boys if in a girls then comorbid with the severe mental retardation. प्रोग्नोसिस की बात करें, गुड प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, किस तरह से मतलब इस चीज को कम्युनिकेट करेंगे। एंड गुड नॉन वर्बल IQ एंड लैंग्वेज एबिलिटी, अप्रोप्रिएट एजुकेशनल फैसिलिटी अवेलेबल and supported employment schemes, good support from family, educated parents, upper middle or higher social economical status। इस तरह के जो गुड प्रोग्नोसिस होते हैं, इस तरह के एस्पेरजस लोग के जो चाइल्ड होते हैं उनके मैनेजमेंट प्लान में, क्योंकि काफी इकोनॉमिकल कंडीशन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो हम इसके साथ साथ कहीं इसकी प्रोग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे सेंटर्स अवेलेबल हैं जो कि हम जहाँ पे चाइल्ड के एडमिशन के लिए जाकर उनकी डेली एक्टिविटीज को हम चेंज कर सकते हैं और उनकी बदल सकते हैं। एंड कोमॉर्बिडिटी एंड साइकेट्रिक consultancy is very important for the hyperactivity and tantrum, aggression, inattention, impulsivity and insomnia, self-injury and physical other disorder की बात करें, epilepsy है, पिका है, brain injury है, gastrointestinal disease है। इसके लिए आपको साइकेट्री की कंसल्टेंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज कि अगर विदाउट मेडिकेशन अगर हम सिंपल ये सोचें कि नहीं हम इस बच्चे को हम डील कर सकते हैं, इस बच्चे को हम हेल्प कर सकते हैं, तो ये एक बहुत फनी बात होगी कि हाँ ये सच है, ट्रू है। इट्स बैड ट्रू। इसमें साइकेट्री कंसल्टेंसी की इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज मेडिकेशन इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्लान। विदाउट मेडिकेशन हम किसी भी डिसऑर्डर तक अच्छे से हेल्प करने के लिए, कम समय में और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए मेडिकेशन की बहुत जरूरत होती है, और वो किसी अच्छे MD साइकेट्री के कंसल्टेंसी से ही हम टच में रहकर और साथ ही साथ किसी प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के कंसल्टिंग में रह के इन दोनों चीजों को लेकर इसका मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। Comorbid disorders, MR less than 25% autistic cases have the normal IQ, 70% cases of autism with the mental retardation, 33% mild moderate mental retardation and 50% severe to profound mental retardation, seizure, 4 to 32% autism have the grand mal seizures and other comorbid disorder, ADHD। इसकी काउजेस की बात करें, इटियोलॉजी की बात करें, तो कई ऐसी जो कि काउजेस हैं जिसकी वजह से ये होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक काउजेस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इलनेस एंड बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, कॉग्निटिव, साइकोएनालिटिक, एक्सट्रीम एंड मेल ब्रेन सिस्टमाइजिंग एंड द एम्फेथाइजिंग। एंड इसकी अलग बायोलॉजिकल फंक्शनिंग की बात कर सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर है, ब्रेन स्ट्रक्चर है, न्यूरोकेमिकल्स इम्बैलेंस है, जहाँ पे ये सारी चीजें हम बहुत इजीली देख सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर में 2 से 7 ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं जहाँ पे क्रोमोसोमल फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एंड 1% जो ऐसे केसेस होते हैं, इसके ये कारण बनते हैं जेनेटिक फैक्टर के, जहाँ पे केमिकल इम्बैलेंस एंड ये सारी मोनोजाइकोटिक, डाइजाइकोटिक, ये सारे कंपोनेंट होते हैं जहाँ पे डेफिशिएंसी होने के कारण ऑटिज्म होने के भी चांसेस बनते हैं। एंड ब्रेन स्ट्रक्चरल, टेम्पोरल लोब्स, इंक्रीज टेम्पो, occipitio causes decreased frontal lobe structure and neurochemicals. Autism have the high plasma serotonin concentration, high homovanillin acid, major dopamine metabolics in CSF is the associated with the high withdrawal and stereotype
oxytocin and hormone thyroid, that this hormone, which is associated with social memory and attachment. Material behavior and the human bonding may be associated with the ASD. Somehow there have even been some preliminary and the studies which show that oxytonic and the nasal spray may improve social communication and interaction in people with the ASD. अगर मॉडल्स की बात करें, मॉडल्स की मतलब लिमिटेशन एंड कहीं ना कहीं इन स्पेजर सिंड्रोम को हेल्प करने की बात करें, it has been suggested that the autism is the combination of a number of cognitive disorder and the Baron, Cohen, etc. इन्होंने 1997 में इन्होंने अपनी स्टडीज में बताया, कंप्रेहेंड किया, 3 मेन ऐसे कॉग्निटिव थ्योरीज डाली जहां पे एक्सप्लेन किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसको कहीं ना कहीं मॉडल्स के हिसाब से अगर हम इसकी राइज फंक्शनिंग में बात करें तो काफी हेल्प पड़ सकती है, जैसे कि वीक सेंट्रल कोहेरेंस, डिफिशिएंसी ऑफ द थ्योरी माइंड एंड द एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शनिंग. Central coherence, the weak central coherence theory of autism, which 1989 suggests that symptoms observed in the autism are due to a style of cognition termed weak central coherence. This refers to a limited ability to understand the content in which events occur, in inability to see the big picture. This results in autistic individual taking things literally, such as not being able to understand metaphor or sarcasm. ये 94 में इन्होंने कोहेन ने इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया है ये सारी चीजें, सेंट्रल कोहेरेंस की बातें. एंड थ्योरी ऑफ माइंड refers to the ability to infer what others are thinking, so that is the possible to predict their behaviors. And 1999 में हैप्पी एंड बैरन ने इन्होंने अपनी originally proposed that the autistic individual do not have this important part of the social cognition. They can't tell what others are thinking. Hence, the reason they do not respond to facial expression or tone of voice. According to Barron, 1995, lack of theory mind is the main cognitive component of the autism and can explain a number of the observable social deficiency in the autism, such as low levels of the social eye contact. Furthermore, there is the evidence that a lack of theory mind can't explain all of the deficient social behavior in the autism. For example, it has been shown the training to improve to improve the mind of the does not improve the social skills. और जो कि 1995 में मिलर एंड उनके साथियों ने ये थ्योरीज में बात की थी. एंड अगर हम तीसरे थ्योरी की बात करें एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग क्या है, उन्होंने कब एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में क्या काम किया, जो कि ओजोनॉफ एंड उनके साथ के जो अपने लोग थे 1991 1994, इनका जो फर्स्ट प्रपोज्ड एंड द एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शनिंग मॉडल था for the autism. Executive function refer to the complicated cognitive capacities used to control action and motor coordinates, in particular in unusual circumstances. Include in this therefore is the planning behavior, observing behavior using working memory and inhibition and the autonomic reaction. And this model has been used to successfully explain a number of symptoms in the particular, such as executive impairment, can account for the repetitive and restriction behavior observed in the autistic children.
पेनिंगटन एंड द ऑल 1997 में इन्होंने बताया। एंड कॉग्निटिव शिफ्टिंग एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग हैज been found to predict poor social abilities in adulthood and is the only factor that can predict improve social intelligence and autistic and individual. Nordin and Gilbert 1998 में इन्होंने एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का एक अपना डेफिनेशन बताया था इन्होंने। अगर एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात करें, इसका कंपोनेंट क्या साइको एनालिसिस से कंपेयर करता है, इज अ वेरी ट्रू पार्ट ऑफ द, कि हाँ ये कंपेयर करता है साइको एनालिसिस विद द ऑटिज्म एज ए डिसऑर्डर इन विच द डेवलपमेंट ऑफ ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड अ सेंस ऑफ अदर्स इज अल्टरनेट ड्रामेटिकली। मेयर्स एंड उनकी जो अपने साथी थे 1994 में इन्होंने बताया। एंड ऑटिज्म इज एक्सप्लेन throughout the psychoanalytic concepts such as the dysfunctional emergencies of the self, internalization, identification and introjection। माइज एंड पोलेन ने 1994 में इसकी अपनी psychoanalysis की थ्योरी दी। And the common feature of the autistic identification, it has been urged that the mechanism of the social engagement which lead to identification as outlined by the Freud and the crucial in the autistic development। Hobson 2005 में biological dimensionality of the object relationship की बात की है। काफी कुछ इन्होंने ऑटिस्टिक आइडेंटिफिकेशन के लिए काम किया था इन्होंने। Attachment theory is a basic part and autism for the autism, जो कि बहुत अच्छा काम अटैचमेंट थ्योरी में हुआ था। The relevance of the attachment to autism has been noted since the first description of the disorder by the Kanner 1943, who noted the inability to form emotional affected with others. Leeson third made the disintegration between the childhood schizophrenia and autism in the term of the attachment behavior according to APA 1980 and काफी कुछ इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी और बताई। अगर हम असेसमेंट और टूल्स की बात करें, कितने टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, स्क्रीनिंग क्या होती है एंड डिटेल इवैल्यूएशन क्या होता है इसके अंदर, तो पहले हम बात कर सकते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स में गिलियम एंड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है एंड चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है एंड इंडियन ये एक है हमारा इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। ये बहुत डिटेल इवैल्यूएशन है, इंडियन स्केल ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म स्केल एंड द सोशल रिस्पॉन्सिवनेस स्केल है एंड चाइल्ड सोशल बिहेवियर क्वेश्चनायर, सोशल कम्युनिकेशन क्वेश्चनायर and social responsiveness scale and diagnostic interview for the social and communication disorder and autism diagnostic interview revised। ये सारे assessment tools हैं for the autism spectrum syndrome के लिए। अगर इनकी challenges of behaviors की बात करें, काफी कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि डेली मर्रा में इनकी एक्टिविटीज को रिड्यूस करना, इनकी डेली लाइफ स्टाइल को थोड़ा हम मैनेज कर सके, थोड़ा उनको हम एज अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के द्वारा, उसकी टेक्निक्स के द्वारा हम यहाँ पे उनकी चैलेंजेस बिहेवियर्स को, चैलेंजेस एक्टिविटीज को यहाँ पर रिड्यूस कर सकें। एंड एक चैलेंजेस बिहेवियर जो कि रिपीटेटिव स्टेरियोटाइपिकल बिहेवियर होता है, जिसमें मैंने पहले ही बताया हेड बैंगिंग है, रिपीटेटिव एक्ट है, जहाँ पे वो कोई भी बॉडी मूवमेंट को बार बार से वो करता रहेगा। आइसोलेटिंग सेल्फ फ्रॉम फैमिली एंड पीयर्स, ये बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चे कब कहाँ चले जाएं और कहाँ पे जाके अकेले बैठे, क्योंकि इनकी अपनी अलग ही एक अलग दुनिया होती है जहाँ पर ये अकेले हैं या अकेले ना हो, इनको किसी तरह का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट, एग्रेशन टूवर्ड्स अदर, डिस्टर्ब्स स्लीप रूटीन,
डिस्ट्रक्टिव डाइट, सेल्फ इंजरीज एंड बिहेवियर। जहाँ पे हमें साइकेट्री कंसल्टेंसी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है हमारा सेल्फ इंजर्ड बिहेवियर एंड स्लीप पैटर्न की एंड एग्रेसिव टूवर्ड्स अदर्स की, जहाँ पे हमें मेडिकेशन की जरूरत होती है जो साइकेट्री कंसल्टेंसी के बिना नहीं हो पाता। मेन मैनेजमेंट प्लान की बात करें, साइको एनालिटिक एंड बिहेवियर थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग इज द पार्ट ऑफ इन दिस डिसऑर्डर, जिसमें प्ले स्किल्स के द्वारा, रिलेशनशिप स्किल्स के द्वारा हम चीजों को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। स्पीच थेरेपी, speech therapist is very helpful for the communication pattern and applied behavior analysis, animal assistant therapy, neurofeedback therapy, sensory attention memory and executive enhancement training programs, diet plan, educational training, broad computer, parents training by and pharmacological intervention. बिहेवियर थेरेपी की बात करें, इसमें कहाँ कहाँ किस तरह के काम हम कर सकते हैं। टू द इंक्रीज द एडेप्टिव बिहेवियर, चैनिंग है, शेपिंग है, प्रॉम्प्टिंग है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, मॉडलिंग है, मॉडलिंग में रोल मॉडलिंग है, रिपीटेटिव मॉडल्स बन के द्वारा हम चीजों को इनकी एक्टिविटीज के द्वारा अडेप्ट कर सकते हैं, इनके बिहेवियर में वो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं थ्रू द मॉडलिंग एंड गिव द reinforcement is the part of many type, but यहाँ पे हम पॉजिटिव reinforcement के द्वारा यहाँ पे इनकी मदद किया जा सकता है। जब कोई ऐसी एक्टिविटीज ये लर्न करें और दोबारा से वो चीज रिपीट अपनी बिहेवियर में वो करे, तो वहाँ पे इनको जो उनकी फेवरेट चीज होती है वहाँ पे एज अ reinforcement, पॉजिटिव reinforcement हम वहाँ पे इनको देके प्रमोट कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। To decrease the behavior, decrease environmental manipulation, overcorrection, time out, physical restraint and extinction and the stimulus control, negative reinforcement. Applied behavior analysis is the useful for the applied research field, the science of the behavior analysis, and under paints a wide range of techniques used to treat autism and many others behaviors and diagnoses, including those who are patient in the rehab or who need to have their behavior changes. ABA based intervention focus of the teaching, ask one of us using the behaviors and to change the adaptability and what the responses and what's the reward and reward में हम क्या चीजें कर सकते हैं, क्या चीज मैनेज कर सकते हैं, क्या चीजों को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के थ्रू हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उनके बिहेवियर में एडेप्टेबिलिटी में परिवर्तन ला सकते हैं। सोशल स्किल ट्रेनिंग, इनिशिएटिंग सोशल कन्वर्सेशन, ग्रीटिंग, initiating games, joint attention, problem solving, communicating needs and communication, singing, picture system, because के इनको कलरिंग है, लाइटिंग है, इस तरह के जो गेम्स होते हैं इनको थ्रू द ड्यूरिंग जब हम कम्युनिकेट करें, उस वर्ड्स को बोलें, उस वर्ड्स को बोलते वक्त उस कलर को मतलब बात कर सकते हैं, वे द फॉर्म, वे द एक्टिविटीज, वे द स्पीक, उनकी रेंज, रिएक्टिविटी, उनके टोन को चेंज कर सकते हैं। अगर वो एक बार बोल रहे हैं उस टास्क को हम बिहेवियर उनकी बिहेवियर एनालिसिस के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं and teach the educational program and autistic and the communication impairment in children and more than words, early bird program, child talk, responsive and education and pre-inclusive milieu and teaching. हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। हेलो सर, कहीं से वॉइस आ रही है पीछे से? हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? निवेदन है, किसी का अगर माइक ऑन है तो आप लोग ऑफ कर लीजिए। किसी का वॉइस आ रहा है, क्या नाम, रिंकू देवी, आपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया है, पिन करके उसको ऑफ कर दें। थैंक यू।
specific tips for the while doing therapy? मतलब हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन चीजों को करना है, कब करना है, इन सारी चीजों का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, बिहेवियर थेरेपी में इन सारी चीजों को लेके काम कर रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं डूइंग द थेरेपी टाइम इन सारी चीजों को हम अच्छे से एंड द स्पेसिफिक टाइम में एंड फैमिली मेंबर्स का कोऑपरेशन, टीचर्स का कोऑपरेशन एंड हर फैमिली मेंबर बहुत ही अटेंटिव हो ड्यूरिंग द थेरेपी टाइम। अगर कोई टास्क दिया जा रहा है, जैसे मिरर टास्क है, बॉल को फोन करने का टास्क है, इन सारे टास्क को हम 1 by 1 करते हैं, तो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स ए रीजनेबल लेवल ऑफ द डेली स्ट्रक्चर थ्रू द यूज ऑफ ए डेली और वीकली डायरी, गेट ए स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट है जहाँ पे इनको जहाँ जिस जगह भेजा जाएगा, जहाँ पे जिस जगह इनसे काम कराया जाएगा, तो वहां पे इनको बहुत ही हेल्प होगा। जहाँ पे अगर डेली चीजों को कर रहे हैं वो उससे बहुत फैमिलियर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। तो ये बहुत पार्ट अपने आप में ही यूजफुल है कि इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखें। अनदर पार्ट ऑफ द, जैसे मैंने बात की, कीप द बैकग्राउंड बहुत ही noise to a minimum and accompany the simple gesture while the communicating anytime, anything, allow extra time for child to process what you have said and time to time इनकी अपनी जो एक्टिविटीज है उनको 1 by 1 रिइंफोर्स करना, उनको बताना, समझाना कि हाँ तुमने अभी ये काम अच्छा किया, बिकॉज वो उनकी स्पीकिंग पावर, उनकी स्पीच अच्छी नहीं होती, बट फिर भी वहां पे हमको बार बार उस चीज को दोहराना है, कहना है कि हाँ यू आर गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। देन वहां पे उनको वर्बली रिइंफोर्स करना है, चाहे वो वर्बली रिइंफोर्समेंट के साथ 1 by 1 हम उनको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी दे सकें, एंड जहां वो गलत परफॉर्म करते हैं, उनकी बिहेवियर में डिसफंक्शनिंग आती है, वहां पे उनको निगेटिवली भी पनिश कर सकते हैं ताकि वो उस चीज को दोबारा अपनी एक्टिविटीज में ना दोहराएं। क्वेश्चन क्या है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या डिफरेंशिएशन होना चाहिए, क्या डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए, सच काइंड ऑफ splinter functioning and the differential between the typical atypical autism, differentiation of the between autism and the Rett syndrome, differentiation of the between autism and Asperger's, differentiation between autism and CDD, differential between autism and the sensory dysphasic। ये सारे अपने आप में इतने मर्ज और इतने कलेक्टेड चीजें सिमिलर होती हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि आखिर ये अब भी स्पर्जर सिंड्रोम है, ये पीका है, या यहाँ पे ADHD है, यहाँ पे कंडक्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी मल्टीपल बिहेवियर इश्यूज हैं। अगर किसी भी क्लिनिशियन के पास जाना तो इट्स वेरी मस्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी हेल्प विद द टेकन ऑफ एनी साइकियाट्री जो कि इस एरिया में एक्सपर्टीज हो, उनके मेडिसिन से ये सारी चीजें रोकी जा सकती है, इन एक्टिविटीज को कम किया जा सकता है जो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के रूप में जानते हैं। दूसरा जो हमारा बिहेवियर डिसफंक्शनिंग है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक ऑटिज्म, दूसरा ADHD, जो कि ADHD and adolescent behavior problems are been studied since many years, but no perfect causes can be drawn till now to know what are the reasons behind ADHD. Is the familial cause the environmental of the brought by a family and facilitated by the environment causes? अगर हम बात करें, there is no single definition of the adolescents. Some have called the teenagers year and the second decade of the life, and not America. It is the being referred to as the adolescence of youth or adolescence and emergency adulthood. Any attempt to construct a worthwhile definition is severe, even more difficult given the growing appreciation for the kaleidoscope that the adolescence experiences. The experiences of adolescence in one of the region of the world is very different from that
is another. On a global level, perhaps the most striking differences exist between North American and the Europe. Most of the remaining world, especially with the regards to the right and opportunities of the young man versus young woman. Through the various techniques like the imaging, teach, test, and counseling association between ADHD and adulthood has been well established. For example, adolescents with ADHD more in risky behaviors, conduct disorder, ODD, risk sexual behavior, risky driving than adolescents without ADHD. ADHD is the most common diagnosis. सर स्पीकर किसी को ऑन है? Kindly mute the speaker. Kindly mute the speaker. ADHD, most common diagnosed disorder of the childhood which continue till adolescence. Adolescents with the ADHD do not outgrow their symptoms, and their ADHD status is often a powerful factor, influences every areas of development of daily life and teenagers. The direction that adolescents transition task is often a result of interplay of individual, family, and social factor that influences and risk recently in adolescents with the ADHD. A risk factor is one of that increased likelihood of negative outcome, while a protective factor is one of the ameliorates the effect of adversity as the protects individual from deviation in his her developmental pathway. Symptom of ADHD includes developmentally inappropriate level of the inattention, hyperconnectivity, distractibility, and impulsivity, according to NIM 1998, that appear before age of 7 years, persistent longer than 6 months, and lead to problem in multiple settings. Example for school, have work, performance, peer groups, and inattention symptom includes carelessness, difficulty, sustained concentration, reluctance, and difficulty organizing and completing work correctly, failure to follow through, tendency to lose things, executive, excessive forgetfulness, and high distractibility. Hyperactivity is excessive movement, restlessness, fitness, and excessive talking. Impulsivity and inability to inhibit behavior makes it difficult to stop and think behaving or delay gratification. इसकी प्रिवेलेंस रेट्स क्या होती है? अगर हम बात करें 10 में से 3% ऐसे पॉपुलेशन होती हैं जो कि एडोलसेंस में पाई जाती है. इनकी इन्हीं की 98 में अपनी डेफिनेशन है. एंड कोमॉर्बिडिटी इज द ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर. कोमॉर्बिडिटी ADHD with the conduct disorder or ODD is the particular difficult to treat successfully. Other than these two, substance abuse and juvenile delinquency are also found. How could be treating with the these showed the better result? Parenting education is the very important part of the ADHD, and the help of the management plan. Reported the parenting training, improve the parenting behavior, reduce maternal stress, and reduce ODD children with the ADHD. Parenting training has been used a successful educational tools to teach and reinforce of the use of authentic method. In the school of based intervention, it's a very part of conducted comprehensive meta-analysis examining the effect of school-based intervention for the children and adolescents with ADHD
and a reviewed CCG outcome studies conducted between 1971 and 1995. Result indicated the school-based intervention for ADHD lead to significant behavior effects and regardless of the type of experimental design. Therefore, use conventionally intervention efforts of the academic and clinic test performance were less robust. And neurofeedback is also very useful. The help of reduce the activity of hyperkinetic, such kind of any other aspect of family therapy, and medication is very important part this thing, and we have improved day by day with the help of behavioral therapy and with the medication. Thank you so much, sir. Kapil sir. थैंक यू सो मच मैम, काफी अच्छा, काफी इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट रहा आपका। और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आवाज स्पष्ट हो रही है? कपिल सर जी मैम, बहुत